दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले जो क्लास थी उसमें मौर्यकाल पार्ट 1 के नाम से किया। अब हम लोग मौर्यकाल पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपका वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है थोड़ा शॉर्ट करूँगा। तो संक्षिप्त परिचय मैं आपको 2-4 लाइन में ही बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग MCQ टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मौर्यकाल का राजनीतिक विस्तार या साम्राज्यिक विस्तार कैसा था। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्यकाल की जो प्रशासनिक संरचना थी वो कैसी थी। मौर्यकाल में आप जानते हैं कि विशेष रूप से अशोक के का जो शासन था उसमें पूरा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों के लिए प्रादेशिक नियुक्त किए जाते थे। वो एक गवर्नर की तरह होते थे और जो कुमार हुआ करता था वो भी जो है प्रांत के शासन को देखता था, यानी जो युवराज हुआ करता था। और युवराज को जो है विशेष रूप से जो विद्रोह आदि हुआ करते थे या शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रांतों में भेजा जाता था। और एक तरीके से केंद्रीय नियंत्रण ज़्यादा था। और इस आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत थी, जबकि कुछ एक इतिहासकारों का मानना है वो भी केंद्रीकृत थी। तो अब देखते हैं हम लोगों के लिए जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं और हमारी परीक्षा के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक किस स्थान पर धम्म यात्रा के तहत पहुंचा था। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा करें तो आप वर्ड्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करें। और अशोक के संबंध में अगर आप लोग जान रहे हैं तो वहाँ पर 2 टर्म हो जाते हैं, एक राज्याभिषेक और उसकी दूसरा है शासन जब या सत्ता ग्रहण। तो दोनों में चूँकि अंतर है इस वजह से आप इस टर्म को भी अंडरलाइन करेंगे। 20वें वर्ष इस टर्म को भी अंडरलाइन करेंगे। किस स्थान पर यह इम्पोर्टेंट है और धर्म यात्रा पर के तहत पहुंचा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, वो युद्ध यात्रा को धर्म यात्रा में परिवर्तित कर देता है। तो इस वजह से वो अपनी जो प्रमुख वर्ष थे या जैसा उसका प्लान था, रणनीति थी, उसके तहत वो एक तरीके से वार्षिक यात्राएं किया करता था प्रमुख प्रमुख स्थलों की। और खासकर सीमांत क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे उन क्षेत्रों की यात्रा करता था। तो अगर और इसका तो आंसर पहले हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी में चूँकि भगवान बौद्ध का जन्म स्थल था इस वजह से मान लो ये, और नेपाल की तराई में लुम्बिनी अवस्थित है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के पास में है। और ये मान लो मगध साम्राज्य है। तो अशोक यहाँ से लुम्बिनी के लिए गया था, अपने शासन के 20वें वर्ष उसने धम्म यात्रा की थी। इज इट क्लियर। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया। त्रिरत्न पहले हम जान लें त्रिरत्न क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर त्रिरत्न क्या है। सॉरी, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये जो 3 अवधारणाएं थी इसको अशोक जो है त्रिरत्न के रूप में देखता था। और इसकी चर्चा या इसके प्रति विश्वास प्रकट करना या इसकी जानकारी, कोई भी अगर टर्म चेंज करता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किस शिलालेख में है, इसका आंसर है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न की संबंधित जानकारी है। अगला प्रश्न है अशोक के 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई। दोस्तों धर्म महामात्र क्या है। अशोक ने महसूस किया कि शासन के संचालन के लिए केवल प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था ही मजबूत करना आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि एक ऐसे पद का सृजन किया जाए जो लोक कल्याण या शिक्षा या समाज कल्याण संबंधित जो विषय हों उनको देखे या उनको हैंडल करे। तो इसके अंतर्गत उसने धर्म महामात्र पद की नियुक्ति की थी। इसका जो प्रमुख हुआ करता था या धर्म महामात्र जो नियुक्त किया जाता था, वो विशेष रूप से जो ऐसे राजकीय अनुदान थे
विद्वानों के प्रति जो है जो कि उनकी देखभाल थी, जन कल्याण के कार्य थे, लोगों के नैतिक आचरण संबंधी जो जानकारियाँ या ज्ञान या राजकीय प्रचार प्रसार करने की बात, जो भी ऐसे विषय थे उनको ये टैकल करता था। तो प्रश्न अपना ये है कि किस शिलालेख में है, तो 5वें शिलालेख में है। चूँकि मैंने धम्मामात्र के बारे में आपको बताया, इस वजह से आप चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। आंसर क्या हो गया इसका, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 5वें शिलालेख में, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया। अभी हम लोगों ने पिछला प्रश्न किया था, बस इसमें मैंने चूँकि शब्दों को चेंज किया है और आप लोगों का कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से इसको यहाँ शामिल किया। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, किस वर्ष लुम्बिनी गया। तो क्या आंसर, अभी हम लोगों ने चर्चा की 20वें वर्ष। 20वें वर्ष अशोक जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है। और इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं, वो मैं आपको अभी और बताऊंगा आगे, तब फिर कॉन्सेप्चुअल और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इसमें से कौन सा वह शिलालेख है। तो यहाँ पर 4 शिलालेख दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है पहले मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है रुम्मिनदेही स्तंभ शिलालेख, सी। यानी जो रुम्मिनदेही स्तंभ शिलालेख है उसमें अशोक ने क्या किया है, करारोपण संबंधित जो चर्चा की है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने 20वें वर्ष की नेपाल की तराई में, तो वहीं पर लुम्बिनी है, लुम्बिनी के पड़ोस में ही अवस्थित है रुम्मिनदेही, पड़ोस में ही है। तो वहाँ इसका एक जो स्तंभ लेख है उसको स्थापना की थी। और यहाँ पर अशोक ने, चूँकि यह स्थल भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित था, अतः यहाँ पर कर माफ़ कर दिया और उसने कर माफ़ करके 1/8वां भाग कर दिया। याद रखिएगा, कर माफ़ कर उसने 1/8वां भाग जो है कर के रूप में कर दिया और शेष भाग उसने माफ़ कर दिया, कम कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। और इस इतिहास में कई शासक हुए जिन्होंने कर माफ़ी से संबंधित ऐसी जो है नीतियाँ बनाई या रणनीतियाँ बनाई, तो उन पर भी आप लोग जानकारी कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई। तो यहाँ पर 4 लिपियाँ हैं, पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ थोड़ा, चूँकि इसका ऐतिहासिक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, महत्व भी इसका विशेष है। तो देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक और ग्रीक। दोस्तों ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इस भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य, चूँकि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक, कर्नाटका तक स्थापित किया था, जो कलिंगा छूटा था उसको अशोक ने मिला लिया। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से शादी करके उस क्षेत्र पर भी वैवाहिक संधि के माध्यम से सत्ता स्थापित कर ली थी। तो इस क्षेत्र में विशेष लिपियाँ थीं। कौन से क्षेत्र में क्या थीं, क्योंकि उत्तर पश्चिम का ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र, यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये सिकंदर यूनानी था, आप जान ही रहे हैं, सेल्यूकस यूनानी था। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सी लिपि चली, ग्रीक लिपि। ठीक है, चूँकि ईरान से भी संबंधित ये लोग थे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आरामेइक लिपि भी आई। और आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर जो कबीलाई लोग थे, स्थानीय जो राज्य थे, उन लोगों की अपनी भी लिपि थी। तो वो लिपि खरोष्ठी लिपि थी। और खरोष्ठी, आपको अभी मैं बताता हूँ खरोष्ठी लिपि के बारे में कि इतिहास कैसे जीवंत रहता है, या इतिहास अपना कैसे जो सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ता है। तो खरोष्ठी लिपि की दोस्तों विशेषता क्या होती है कि यह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। और आधुनिक समय में चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे ये पाकिस्तान हो, जिन जिन क्षेत्रों में उर्दू अभी विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, उर्दू की भी विशेषता यही है कि वो भी दाएं से बाएं लिखी और पढ़ी जाती है। तो देखिए आप किस तरीके से इतिहास अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। ठीक है, और शेष जो इधर का क्षेत्र था, इधर ब्राह्मी लिपि थी उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में द्रविड़ लिपि थी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य काल में ब्रह्मदेय नामक भूमि किसे दान में मिलती थी? दोस्तों होता क्या था कि चूँकि जो शासक हुआ करते थे, और हालांकि इनका केवल जो मौर्य काल में वो केवल ब्रह्मदेय जो भूमि है उसी के दान की चर्चा है, जबकि आगे जब हम सातवाहन काल में जाएंगे तो सैन्य जो अधिकारी हुआ करते थे या प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उनको भी भूदान वाली परंपरा से जोड़ा गया, और आगे चल कर के वही जो सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। लेकिन ब्रह्मदेय जो भूमि थी वो मौर्य काल में दी जाती थी, अन्य भूमि के बारे में चर्चा विशेष रूप से नहीं मिलती है। तो यह ब्रह्मदेय भूमि हुआ क्या करती थी, जो ऐसे अनुदान जो समाज कल्याण से और शिक्षा और शास्त्र आदि से जुड़े हुआ करते थे उनके लिए जो भूमि दी जाती थी वो ब्रह्मदेय कही जाती थी। तो ये किससे, इसका आंसर क्या होगा सही? शिक्षक, यज्ञ पुरोहित, वेद पाठी, ब्राह्मण, और डी में ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, यानी इन सभी को ब्रह्मदेय नामक भूमि दान दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया? मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? आप लोग अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है। और मैगस्थनीज की पुस्तक के जो प्रमुख प्रमुख पहलू हैं, प्रमुख प्रमुख हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो जानकारी के स्रोत हैं या ऐतिहासिक स्रोत हैं उन पर भी आप लोग इनकी लिस्टिंग कर लेंगे, या इन्फॉर्मेशन लिस्ट में आप उनको इनरिच कर लेंगे। तो भारतीय समाज को कितने भागों में इन्होंने विभाजित किया? 7 भागों में। उनको क्रमानुसार आप लोग लिख लेंगे 1 to 7, चूँकि उससे पूछता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, या सेवन्थ पे कौन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जो है यहाँ पर इस पर थोड़ा काम कर लेंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, इन चीज़ों को भी शामिल कर लूँगा उसमें। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर क्या है? 9। दोस्तों क्या है, चूँकि उस समय विश्व समाज में दास प्रथा व्यवस्थित रूप से चल रही थी, और विभिन्न ग्रंथों में दासों की संख्या के बारे में प्रकार के बारे में अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे मनुस्मृति 7 प्रकार के दासों के बारे में बताता है, और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ग्रंथों में 4 प्रकार के दासों की चर्चा है। इसी तरीके से कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसमें 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। इज इट क्लियर? ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में इसमें आपका तीर्थ यात्रा, दूसरा है देवानाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले, मोक्ष में विश्वास। तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि अशोक जो है मोक्ष में विश्वास करता था। डी, अशोक की मोक्ष में विश्वास था, और हिंदू धर्म के आधार पर भी मोक्ष जो मनुष्य के का जो अंतिम सबसे प्रमुख जो आपका पुरुषार्थ है उसमें मोक्ष को शामिल किया गया है। यानी सबसे जो चरम पुरुषार्थ है या उत्कृष्ट पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। तो मोक्ष में विश्वास करना ये सिद्ध करता है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग क्या करेंगे, जो चारों बौद्ध समितियां हुई हैं उनका एक लिस्टिंग उनकी कर लेंगे, बौद्ध समिति का नाम लिखेंगे, उसके बाद किस स्थल पे हुई, किस शासक के अधीन हुई, और उसमें कौन से अन्य के अंतर्गत लिख लेंगे कौन से प्रमुख जो है निर्णय लिए गए या कार्य संपादित किए गए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। यानी दीपवंश और महावंश 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे ये चर्चा मिलती है कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध समिति या संगीति हुई थी, जबकि अशोक के अभिलेखों से कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसको आप फाइनली रख लेंगे माइंड में, क्योंकि होगा क्या, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर तो इसने ऐसे दे दिया, अगर इसको वो विकल्प के रूप में ऐसे ही देखे कि किस में से मिलती है और अशोक के अभिलेख को दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अशोक के अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई भी चर्चा नहीं मिलती है तृतीय बौद्ध संगीति के संबंध में।
अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? जैसा मैंने कहा, आप लोग जो है जो चारों बौद्ध समितियां हुई उनकी लिस्टिंग कर लेंगे। आपका इससे क्या होगा, नोट्स इनरिच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग जान ही रहे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उसको न जान रहे हों। तो इसका आंसर दोस्तों होगा पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में, राजगृह जिसको राजगिरी बोलते हैं। और अंतिम बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में, कुंडलवन में। ओके। अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, लेकिन सामान्य जानकारी की वजह से या जो लोग नहीं जान रहे हैं तो उसका आंसर सीधे करते हैं। अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक संबंधित इसमें पहलू होंगे या विषय होंगे। जी नहीं, इसका आंसर होगा राजनीति शास्त्र की। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, न कि अर्थशास्त्र की या समाजशास्त्र की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीति शास्त्र की। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में आप लोग, पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो दीवानी न्यायालय जो हुआ करता था वो धर्मस्थलीय न्यायालय हुआ करता था। अगला प्रश्न भी देख लें, फिर बताता हूँ। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। कंटक शोधन क्या थी? यहाँ पर दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय या उपर्युक्त सभी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कंटक शोधन जो थी फौजदारी न्यायालय थी। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी बी। ओके। तो आप ये देख लीजिए, जो मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था में 2 तरीके के न्यायालय हुआ करते थे विशेष रूप से। एक दीवानी न्यायालय और दूसरा फौजदारी न्यायालय, जिसको अभी के टर्म में अगर हम आधुनिक न्यायिक व्यवस्था से देखेंगे तो सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो जो कंटक शोधन थी वो क्या था? क्रिमिनल कोर्ट थी या फौजदारी न्यायालय थी। और जो सिविल कोर्ट हुआ करती थी वो धर्मस्थली हुआ करती थी। अब आप इसको इस रूप में समझने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे कि जो सामान्य कार्य होते थे, वित्त से संबंधित पारिवारिक विवाद हुआ करते थे, या लोगों के झगड़े हुआ करते थे, या ऐसे राजस्व संबंधी विवाद हुआ करते थे, वो सब दीवानी न्यायालय के अंतर्गत टैकल किया जाते थे। और अगर किसी का फौजदारी वाला केस था, मर्डर हो गया, किसी ने हत्या कर दी, कुछ ऐसी बातें हुई जो कि फौजदारी से संबंधित थी, तो वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते थे। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वृषल शब्द सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको फैक्ट ये जानना ही पड़ेगा। बिना जाने आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो नहीं, इसको आप बिना जाने नहीं समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द जो है प्रयोग किया गया है। ओके। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा? दोस्तों, वो मैंने अभी अपने लेक्चर में भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो विद्रोह हुआ करते थे प्रांतीय, उन विद्रोहों को दबाने के लिए जब सेनापति या जो है स्थानीय स्तर पर प्रांतपति या प्रादेशिक जो है सक्षम नहीं हुआ करते थे, तो उस स्थिति में युवराज को भेजा जाता था केंद्र से। तो उस स्थिति में जो उत्तर पश्चिम में विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए, जो कि तक्षशिला में हुआ था, उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। यहाँ पर पहले सुसीम था, सुसीम ने इस विद्रोह पर नियंत्रण नहीं पाया, इस वजह से वहाँ पर अशोक को भेजा गया। अब इसी क्रम में आगे देखते, और आप देख लेंगे चूँकि ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र रहा वो भारत के लिए हमेशा ही संवेदनशील क्षेत्र रहा, रक्षा की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए हो गया, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, तक्षशिला। ओके। श्रीनगर
की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक जब जो है तक्षशिला का विद्रोह दबाने गया तो वहाँ पर वो लगभग 6 महीने तक रुका था, इसी दौरान उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? दोस्तों, अभी मैंने कहा था आपसे कि जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज की जो इंडिका है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी अति आवश्यक हैं। उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि उसके संबंधित से जो भी जानकारी हैं अपने पास ज़रूर कलेक्ट कर लें। तो मैगस्थनी, इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए, इट मीन्स मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। और आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की तुलना की जो ईरान में उस समय राजप्रसाद थे, जो कि मध्य एशिया में या यहाँ तक कह सकते हैं कि यूरोप में से को भी अगर उसके साथ जोड़ करके देखें तो वो बहुत ही सुंदर और मजबूत हुआ करते थे। लेकिन मैगस्थनीज का कहना था कि जो सूसा और एक बतना, वहाँ पर 2 जगहें थी, 2 राजप्रसाद थे ईरान के, उनसे भी बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का राजप्रसाद जो था वो अशोक का था। और वो पाटलिपुत्र को इसी रेफरेंस में आगे वो पोलिब्रोथा कहता है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? सामान्य सा प्रश्न है। अशोक ने कुछ प्रशासन में नए प्रयोग किए। इस प्रयोग के दौरान एक मिनट दोस्तों, ओके, इस प्रयोग के दौरान हुआ क्या कि उसने कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और ऐसे ही उसने जो है रज्जुक की नियुक्ति की। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? आंसर होगा मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक क्या हुआ करते थे? एक तरीके से ये नाप करने वाले अधिकारी। रज्जुक होता था, जैसे रज्जुक प्रयोग, आप रज्जुक को ऐसे समझने की कोशिश करें या याद रखने की कोशिश करें, रज्जुक जो रस्सी हुआ करती थी, रस्सी लेकर के अभी भी अगर आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर क्या होता था कि लोग जो स्थानीय स्तर पर जो भू पैमाइश हुआ करती थी, भू पैमाइश के लिए अभी भी रस्सी का प्रयोग किया जाता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी। तो उस स्थिति में होता क्या था, रस्सी ले करके जो एक अधिकारी हुआ करता था वो पैमाइश कराता था या भू सर्वेक्षण कराता था। तो रज्जुक जो है, इसी रस्सी से ही रज्जुक शब्द निकला है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे? इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। अब दोस्तों था क्या, चूँकि उस समय जो सड़कें थी, आज के समय की तरह तो जीपीएस लगा नहीं है हर जगह। 100 मीटर वो 5-10 किलोमीटर पर कोई थाना या जो है 100 नंबर की गाड़ी तो घूम नहीं रही है। तो इस वजह से चूँकि सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था थी नहीं, जो राजमार्ग हुआ करते थे उन पर जो है डाकुओं का भय रहता था। इसलिए व्यापारी जब अपने माल के साथ में मूव करते थे या एक जगह से दूसरी जगह अपने माल को पहुंचाते थे, तो वो काफिले में चलते थे, जिसको कहा जाता था सार्थवाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? आप इसको, अभी मैंने कहा कि आप क्वेश्चन को एक तरफ से समझने की कोशिश ना करें, उसको कई डायमेंशन पर समझने की कोशिश किया करें। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अग्रहारिक। जो युक्त हुए, प्रादेशिक हुए, राजुक हुए, ये मौर्यकालीन अधिकारी थे, जबकि अग्रहारिक जो था वो मौर्यकालीन अधिकारी नहीं थे। अग्रहारिक हर्षवर्धन आदि के पीरियड में ये अधिकारी हुआ करते थे। इसको थोड़ा आप, अग्रहारिक किस पीरियड में थे इसकी जानकारी आप लोग जो है ले लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की? याद रखेंगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से।
दास व्यवस्था नहीं होने के लिए, फर्स्ट सेक्शन। दूसरा, भारतीय समाज की गलती से सराहना की, गलती से उसने कह दिया कि भारतीय समाज में दास व्यवस्था नहीं थी। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर विल बी बी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय समाज में दास व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने मैगस्थनीज की आलोचना भी की, और ये भी माना कि मैगस्थनीज के जो इंडिका है, क्योंकि उसके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उनके जो आधार हैं वो जो यूनानी साहित्य है उसमें जो दिया गया उसके आधार पर कहा गया। इस वजह से मैगस्थनीज की आधुनिक इतिहासकारों ने आलोचना भी की है। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। अभी मैंने पिछले बार भी प्रश्न पर चर्चा की, तो इसमें भी है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, ये याद रखेंगे, 7 वर्गों में। इसमें द्वितीय वर्ग था, चूँकि मैंने अभी कहा था इसके आप जो क्रम है उसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है हमेशा आपके चाहे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में हो, तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे। फर्स्ट पर कौन था, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ, 7 को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। आंसर क्या है? कृषक। मैगस्थनीज ने जो 7 वर्ग बांटे तो उसमें द्वितीय स्थान पर कृषकों को रखा, यानी उनको जो मैगस्थनीज का जो भी उसकी अवधारणा रही होगी रखने की, किस आधार पर रखा ये तो नहीं एग्जैक्ट कहा जा सकता है, लेकिन उसने कृषक को द्वितीय स्थान पर रखा, दार्शनिक को पहले स्थान पर रखा था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य, यहाँ टर्म मैंने कहा, आप लोग जो इम्पोर्टेंट टर्म हो उनको अंडरलाइन करें या सर्कल करें। तो मूर्त टर्म यानी विजिबल, कॉन्क्रीट। ओके, कॉन्क्रीट टर्म कौन सा है यहाँ पर? एविडेंस, अशोक के शिलालेख जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम विजिबल जो साक्ष्य हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और आज का जो टॉपिक है अपना यहीं पर कंप्लीट होता है, और हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग के लिए यूज़फुल है तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।